हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेसन का नाम जो है हमारा वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो व्हाट इज ए मैटर? मैटर क्या होता है? हमारे चारों और हमारे सराउंडिंग के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे चेयर, टेबल, पेन, कॉपी, सोइल, एयर, आयरन, प्लांट्स, वाटर, मिल्क एंड मैनी मोर। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग के अंदर देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनकी कुछ ना कुछ शेप है, कुछ ना कुछ इसका मास होता है, और ये हमारे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ जो स्थान है उसको घेरती हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है इनका। तो उसी से हम मैटर की डेफिनेशन देखते हैं कि मैटर जो है वो होता क्या है। मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैव मास, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, एंड एक्वायर स्पेस। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होता है जो स्थान घेरती है, और कुछ ना कुछ उसका मास होता है। उस प्रत्येक चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कुछ बुक के अंदर एक और लाइन लिखी होती है साथ में, प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी felt by 5 of our senses। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, आई, नोज़, माउथ, ईयर्स और स्किन, इनके द्वारा हम उनको फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं मैटर्स को। तो ये जो चीज़ें हमने ऊपर लिखी हैं, जैसे चेयर, टेबल, पेन, कॉपी, सोइल, एयर, इन सभी का कुछ ना कुछ मास है, और ये स्पेस के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, यानी कि इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। और इनको हम हमारी 5 सेंसेस में से किसी ना किसी एक के द्वारा या 2 के द्वारा में इनको महसूस भी कर सकते हैं, फेल्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रत्येक चीज़ को हम मैटर कहेंगे। ठीक है, अब मैटर जो है उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, इस चैप्टर में हमने कौन से मैटर के बारे में स्टडी करना है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम कौन से मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो पुराने समय में, यानी कि जो एंशियंट फिलोसोफर होते थे, इंडियन फिलोसोफर्स, इन्होंने इसको पदार्थ कहा था। मैटर को इन्होंने पदार्थ कहा था, और कहा था कि ये जो है वो पंच तत्व से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, पंच तत्व में स्काई, अर्थ, वाटर, एयर और अग्नि। ठीक है, वायु, इन्होंने जैसे वाटर को जल, अग्नि को आग को अग्नि, ठीक है, अर्थ को पृथ्वी, स्काई आकाश, एयर को वायु, कुछ इस तरह से नाम दिया था। तो प्रत्येक जो मैटर है, प्रत्येक जो पदार्थ है, वो इन पंच तत्व से मिलके बना होता है। ये हमारे जो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर से दार्शनिक जो थे उन्होंने बताया था। मॉडर्न डे के अंदर हम मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो हैं, मॉडर्न डे में जो मैटर को क्लासीफाई किया है वो 2 तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और सेकंड वन इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो मैटर की कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की उनके ऊपर बेस होता है। और जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस होता है, जैसे उनका अपीयरेंस किस तरह का है,
कलर वगैरह उनका किस तरह का है, ठीक है, उनकी स्टेट किस तरह की है, इन सब बातों पे जो डिपेंड करता है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से दो तरह का मॉडर्न डे में हम क्लासिफिकेशन मैटर का हम स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो सारा का सारा इस लेसन के अंदर, फर्स्ट लेसन के अंदर जितना भी हम पढ़ेंगे वो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, और जो हमारा सेकेंड लेसन होगा उसके अंदर हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। तो मैटर को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कह रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस है उसको हम कहेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में। पहले जान लेते हैं कि मैटर जो है उसको हमने दो तरीके से क्लासीफाई कर दिया, फिजिकली, और दूसरा मैटर को हमने क्लासीफाई किया है केमिकली, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर की जो स्टेट्स हैं वो पढ़नी है, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड। 3 स्टेट्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 2 अदर स्टेट्स भी होती हैं जो फंडामेंटल स्टेट हैं, वो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। इनके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। जो अदर फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अदर स्टेट्स जो हैं मैटर की, उनमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक है प्लाज्मा, ठीक है। तो इस तरह से कुल मैटर की फिजिकली हम 5 स्टेट जो वो देखते हैं, जिनमें से 3 जो वो मोस्ट फंडामेंटल स्टेट्स हैं जिनको डेली लाइफ में हम देखते भी हैं, और ये जो हैं अदर इनके बारे में बहुत ही कम हम लेसन के बिल्कुल लास्ट के अंदर स्टडी करेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जो रहेगा हमारा कंप्लीट चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस जो है उनको फर्दर आगे क्लासीफाई करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। मिक्सचर की भी आगे हम 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। चलिए ये सब आगे रहेगा हमारा सेकंड लेसन के अंदर। फर्स्टली हमें ये स्टडी करना है सारा का सारा फर्स्ट लेसन में भाई किस तरह से जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, प्लाज्मा जो स्टेट है मैटर की वो क्या होती है, किसे बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। उससे पहले मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जान लेते हैं कि मैटर जो है वो एक्चुअल में किससे मिल करके बना हुआ है। मैटर जो है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ very small पार्टिकल्स। मैटर जो वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम कई बार माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है, सीधा आंखों से तो देखना उनको बिल्कुल ही मुश्किल होता है। तो मैटर जो है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और इसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं। मैटर हैव मिलियंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर। कोई एक छोटा सा सैंपल भी अगर हम लेंगे किसी भी प्रकार के मैटर का, जैसे वाटर की एक ड्रॉप अगर लें हम, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जो वो प्रेजेंट होते हैं। मिलियंस की संख्या में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो पार्टिकल का बना होता है उसके लिए हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें ये बताते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल का बना होता है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा सा, इसे ये पता करेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल का बना हुआ है। दूसरा हम जो स्टडी करेंगे वो होगा ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमें बताएगी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है वो पार्टिकल का बना होता है। तो डिफ्यूज़न मेनली क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है मिक्सिंग ऑफ 2 मैटर्स का मिक्सिंग होता है बाय इट्स ओवन, यानी कि अपने आप से। हम उसको किसी भी तरह से मिक्स नहीं करते हैं, ना ही उन दोनों को हिलाते हैं, उन दोनों को बस डाल के एक दूसरे के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो उससे वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाते हैं। उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो देखिए कैसे डिफ्यूज़न में, अब हम इसके लिए क्या ले लेते हैं, पोटासियम
KMnO4 पोटासियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट इसका हम क्या ले लेते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, इसका क्रिस्टल ले लेते हैं, इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं हम, या इसको प्लेस कर देते हैं इन वाटर आप ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जैसे हमने 100 ml ले लिया और एक क्रिस्टल जो है हमने उसका जो बीकर लिया हुआ उसकी तली के अंदर रख दिया। अब कुछ समय के लिए इसको हम बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ नीचे तली में एक KMnO4 का क्रिस्टल रख दिया और इसको वाटर से फिल कर दिया। वाटर से फिल करने के बाद इसको हमने कुछ समय के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया। तो हम देखेंगे कि 10 या 15 मिनट के बाद जो पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, ये KMnO4 का, पोटासियम पर मैंगनेट का KMnO4, इसका कलर होता है पर्पल। तो 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद होगा क्या, जो ये पर्पल कलर है जो यहाँ पे था सिर्फ KMnO4 का, वो इस पूरे वाटर के अंदर धीरे धीरे करके फैल जाएगा। तो जो होल वाटर है, नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर 15 to 20 मिनट की जो पूरा वाटर है, वो पूरा का पूरा वाटर जो ऑटोमेटिकली, हम इसको हिलाएंगे भी नहीं, मिक्स भी नहीं करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, होल वाटर इज पर्पल कलर। ठीक है, पर्पल कलर का हो जाएगा। तो एक छोटा सा जो क्रिस्टल है वो पूरे वाटर को किस तरह से कलराइज कर देता है, जो पहले यहाँ पर्पल कलर था वो पूरे वाटर के अंदर कैसे फैला। तो इससे हमें कंक्लूजन मिलता है, निष्कर्ष निकालते हैं कि जो KMnO4 का हमने सैंपल लिया हुआ था उसके अंदर काफ़ी सारे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो धीरे धीरे करके वाटर के अंदर डिजोल्व होते गए। ठीक है, और साथ में वो कंटिन्यूसली मोशन भी कर रहे थे, यानी कि जो KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के द्वारा, वाटर के जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूस मोशन में हैं, उनके द्वारा हिट किए जाते हैं और यहाँ से फिर वो उनके हिटिंग के बाद पूरे वाटर के अंदर फैल जाते हैं। तो डिफ्यूज़न से हमें 2 बातें पता लगती हैं कि जो कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है, काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 बातें हमें यहाँ से डिफ्यूज़न से देखने को मिली। सेम एज इट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट जो है, जैसे नाम से पता लग रहा है मूवमेंट, ब्राउनियन जो है वो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इस चीज़ को। तो उनके नाम के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है प्रॉपर्टी का, वो ब्राउनियन मूवमेंट जो वो रख दिया गया। तो इस प्रॉपर्टी को रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 के अंदर स्टडी किया था, तो इसलिए उनके नाम के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो ब्राउनियन मूवमेंट होता है। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट जो वो क्या है, एक तरह का जिग जैग मोशन है, जिग जैग मूवमेंट, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से हिट करते रहते हैं और इधर उधर किधर भी एक दूसरे इस तरह से चलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक परमानेंट मोशन नहीं होता, कहीं भी किसी भी तरह से वो मूवमेंट करते रहते हैं एक दूसरे से स्ट्राइक करने के बाद। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट होते हैं। जैसे डिफ्यूजन में अभी पता लगा कि जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, तो वो जो कंटिन्यूस मोशन है उनका वो किस वजह से है, वो एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। ठीक है, और इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो जैसा कि KMnO4 के अंदर अभी हमने देखा कि उसके जो पार्टिकल हैं उसके द्वारा हिट करते रहते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल हैं हमारे पास जिससे हम ब्राउनियन मूवमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने जो देखा था वो था मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स को, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है वो नेक्ड आई के द्वारा ऑब्जर्वेबल होते हैं, तो इस वजह से इन पोलन ग्रेन्स का जो मूवमेंट है उसको उसने देखा था वाटर के अंदर। तो वाटर की सरफेस के ऊपर ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये इधर उधर जिग जैग मोशन में ऑटोमेटिकली बिना डिस्टर्ब किए भी मोशन में रहते हैं। तो उसी को इसने क्या बोल दिया था, ब्राउनियन मूवमेंट दे दिया था। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर, प्लांट में जो फ्लावर होता है, फ्लावर का 2 पार्ट होता है, मेल और फीमेल। तो मेल पार्ट के अंदर पाउडर की फॉर्म में ये अंदर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। जब इनको वाटर के अंदर छोड़ा गया तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की हीटिंग की वजह से, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, तो हीटिंग की वजह से इनमें भी क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है। तो ये इधर उधर जिग जैग मोशन जो वो एक दूसरे के साथ में या वाटर की सरफेस के ऊपर करते रहते हैं। इसको इसने नाम दिया था ब्राउनियन मूवमेंट का। इसके अलावा भी हम काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे मूवमेंट के बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक
जो है इसको बर्न करते हैं, ठीक है। अगरबत्ती वगैरह को अगर किसी रूम के कॉर्नर में बर्न किया जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है कि 1 या 2 मिनट में, 1 मिनट भी बड़ी मुश्किल से लगते हैं कि वो पूरे रूम के अंदर जो उसकी खुशबू है, उसकी जो स्मेल है वो फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूम के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है, अब एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोमेंट के अंदर होते हैं, और उन्हीं के साथ जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं, अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक जो होती है उसको हम बर्न करते हैं, तो उसके द्वारा कुछ वेपर्स या गैसेस पार्टिकल जो हैं वो छोड़े जाते हैं, जिनके अंदर इसकी क्या होती है, स्मेल होती है। तो ये जो गैसेज हैं ये क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है विद एयर के साथ में डिफ्यूज हो जाती है, और एयर के पार्टिकल के साथ में मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, और धीरे धीरे करके पूरे रूम के अंदर जो है उसकी अगरबत्ती की स्मेल जो है वो फैल जाती है। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूस मोशन में भी होते हैं, और जो मैटर है वो काफ़ी सारे स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना होता है। तो आइए जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये दो बातें जो हैं, डिफ्यूज़न एंड ब्राउनियन मूवमेंट, ये हमें ये बताती हैं कि मैटर जो वो पार्टिकल का बना हुआ होता है, और मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये पार्टिकल्स मेनली हैं क्या, पार्टिकल्स किन को बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जो हम पार्टिकल कह रहे हैं ये पार्टिकल मैटर के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे आगे हम जब केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जानेंगे। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। आगे जानेंगे कि जो मैटर वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, तो वो पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो जैसा हमने देखा जो पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा साइज इनका होता है। जानते हैं किस तरह से, जैसे हमने डिफ्यूज़न के अंदर देखा था कि KMnO4 का सॉल्यूशन मिल लिया था, तो उसी तरह से हम क्या कर लेते हैं कि एक हमने बीकर ले लिया, उसके अंदर 100 ml जो है वाटर हम ले लेते हैं, और इस 100 ml वाटर के अंदर हम 1 से 2 जो क्रिस्टल्स हैं वो KMnO4 के डाल देते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, KMnO4 क्रिस्टल्स हो जाएंगे। अब ये जो वाटर लिया हुआ है इसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, तो जो KMnO4 के जो क्रिस्टल्स हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो जो वाटर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आफ्टर डिज़ोल्विंग पर्पल कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और बीकर लेते हैं, और उस एक और बीकर के अंदर हमने 90 ml जो है वाटर ले लिया इसके अंदर। अब इसमें से 10 ml जो सॉल्यूशन है KMnO4 का वो लेते हैं, 10 ml KMnO4 का सॉल्यूशन हमने लिया, जो कि यहाँ पे कैसा था, डार्क पर्पल है, क्योंकि सारा का सारा जो KMnO4 है इसके अंदर डिजोल्व है। अब उसमें से हमने 10 ml ले लिया, और इस बीकर के अंदर जो 90 ml हमारे पास था इसके अंदर हमने डिजोल्व कर दिया। तो उससे क्या होगा, फिर से इसके अंदर क्या आएगा, पर्पल कलर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो पर्पल कलर आएगा वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट भी इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने 90 ml वाटर लिया था, और 10 ml जो सॉल्यूशन है पीछे वाले में से उठा के इसके अंदर डाल दिया, तो पर्पल कलर आया, लेकिन पिछले वाले से लाइट थोड़ा सा हल्का आएगा। अब क्या करते हैं, इसी तरह से नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक और बीकर ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम 90 ml वाटर जो है वो ले लेते हैं। अब की बार क्या करते हैं, जो इसमें से 10 ml जो सॉल्यूशन है वो उठा के इसमें डाल देते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, हम देखेंगे कि ये भी कैसा नज़र आएगा, आपको पर्पल कलर नज़र आएगा, लेकिन जो पीछे हमारा पर्पल कलर था उससे थोड़ा सा लाइट नज़र आएगा, कम नज़र आएगा। इसी तरह से आगे हम चलते जाएंगे, इस प्रोसेस को काफ़ी बार करेंगे, तो क्या मिलेगा, पर्पल कलर हमें फिर भी मिलता रहेगा, लेकिन पहले से थोड़ा लाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पहले हमारे पास जब KMnO4 सॉल्यूशन हमने बनाया था तो हमारे पास डार्क पर्पल कलर था, जो पार्टिकल थे वो इसके अंदर फैले हुए थे। फिर हमने थोड़ी सी अमाउंट इसकी ली और इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर क्या हुआ कि थोड़ी सी अमाउंट ने भी इस पूरे वाटर को क्या कर दिया, पर्पल कलर के अंदर बदल दिया। सेम एज इट इज़ जब आगे गई तो इसमें से 10 ml सॉल्यूशन हमने लिया, तो उसने क्या किया, आगे 90 ml सॉल्यूशन को फिर से पर्पल कलर के अंदर मिला दिया। तो इस तरह से जो कलर है वो इम्पार्ट जो है वो करते रहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि एक स्मॉल वॉल्यूम जो है वो KMnO4 का
स्मॉल सा वॉल्यूम हमने लिया है, वो क्या करता है काफ़ी सारे वॉल्यूम को, हम वाटर का जो लार्ज वॉल्यूम है उसको भी क्या कर देता है, कलराइज कर देता है। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और एक थोड़ी सी अमाउंट के अंदर भी काफ़ी सारे जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो फर्दर वाटर का जो ज़्यादा वॉल्यूम हम लेते हैं इंक्रीज करके उसको भी क्या कर देते हैं, कलराइज कर देते हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और एक छोटे से सैंपल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन या मोमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बारे में भी हमने जाना। ब्राउनियन मोमेंट जो वो यही शो करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, इंक ले ली किसी तरह की। ठीक है, किसी भी कलर की इंक आप ले सकते हो। उस इंक को आपने क्या किया, एक बीकर के अंदर वाटर जो है वो ले लिया आपने और थोड़ी सी जो इंक है, 1 या 2 ड्रॉप इंक जो है वो इसके अंदर आप सरफेस के ऊपर यहाँ डाल देते हो और इसको अनडिस्टर्ब किया आप छोड़ देते हो। तो आप क्या देखोगे कि कुछ समय बाद जो ये इंक की एक ड्रॉप है, 1 या 2 ड्रॉप आपने डाली है, वो पूरे इसके अंदर ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे इसके पार्टिकल्स इसके अंदर विदाउट आवर डिस्टर्बिंग। ठीक है, बिना हमारे डिस्टर्ब किए सारा का सारा इसके अंदर फैल जाएगा। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूस मोशन में है। इंक के जो पार्टिकल हैं वो लगातार वाटर के पार्टिकल्स के द्वारा हिट किए जाते हैं, तो वो टोटली क्या होता है, इसके अंदर फैल जाता है। इसके अलावा आप ले सकते हो एयर ले सकते हो या ब्रोमीन गैस ले सकते हो, Br2 गैस। ठीक है, जो कि थोड़ी सी पेल येलो कलर की होती है। तो एयर जो है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है। एयर जो है वो कलरलेस होती है। तो अगर हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास किसी ट्यूब के अंदर हमने एयर जो है उसको लिया हुआ है और इसी को इस एक नीचे एक और ट्यूब ले ली हमने, उसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है कि ब्रोमीन गैस जो वो ली हुई है Br2। तो इसका जो कलर है वो हमें कैसा मिलेगा, येलो। ये कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, तो बाद में हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ब्रोमीन जो है वो हैवियर देन एयर, हैवियर होती है, लेकिन फिर भी इसका जो मूवमेंट है, जैसे अगर हमने पहले यहाँ से मान लो बंद किया हुआ है, बाद में इसको ओपन कर दिया, तो ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर एयर के अंदर चले जाएंगे और एयर के जो पार्टिकल है वो नीचे ब्रोमीन के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से जो दोनों वॉल्यूम है वो ब्रोमीन के द्वारा भी और एयर के द्वारा भी ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल हैं और ब्रोमीन के जो पार्टिकल हैं वो क्या हैं, कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल जो लिया था कि अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर कुछ ही समय के अंदर फैल जाती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो गैसेज अगरबत्ती से निकलती हैं जिनके अंदर उसकी स्मेल होती है वो एयर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती हैं और फिर जो एयर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं, तो पूरे रूम के अंदर उसकी जो स्मेल है उसको सेपरेट कर देते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि रिक्त स्थान होता है। वो किस तरह से, अब हम क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 10 ग्राम जो है हमने शुगर ले लिया, या इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, 50 ग्राम शुगर ले सकते हो या 10 ग्राम शुगर ले सकते हो। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक वॉल्यूम ले लिया फिक्स, वाटर का वॉल्यूम ले लिया, मान लिया हमने 100 ml जो वाटर है वो हमने ले लिया और इसके वॉल्यूम को आपने क्या किया, एक मार्कर की सहायता से या पेंसिल की सहायता से मार्क कर लिया। ठीक है, बीकर वगैरह के अंदर पे कितना बीकर के अंदर इसका लेवल है, वाटर लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, 50 ग्राम जो है शुगर इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं। तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद जब जो शुगर है कम्प्लीटली इसके अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर से हम क्या करेंगे कि जो हमने वॉल्यूम लिया था वाटर का, उस वॉल्यूम को ये जो मार्क लगाया था वहाँ पर फिर से चेक करेंगे। तो हम ये पाएंगे कि जब हम 50 ग्राम शुगर 100 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, तो जो मार्क हमने पहले लगाया था वहीं पे जो वाटर का या सॉल्यूशन का जो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है उसका वॉल्यूम जो है सेम पोजीशन के ऊपर है, उसका लेवल अभी भी वॉल्यूम का बिल्कुल ही बदला नहीं है, वहीं पर है। तो इसका मतलब 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करने के बाद भी
जो वाटर का वॉल्यूम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, तो 50 ग्राम जो शुगर है वो कहाँ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, और जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उस स्पेस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, हैविंग स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैटर के पार्टिकल की, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन के लिए आप देख सकते हो, जब भी जैसे कोई नल वगैरह आपने ओपन किया हुआ है, तो नल से जो पानी की एक धारा प्रवाहित होती है, धारा निकलती है, उसके बीच में आप किसी तरह से उंगली वगैरह डाल के देख सकते हो। उससे क्या होगा कि जो धारा नल से प्रवाहित हो रही है, पहले कंटिन्यूअस आ रही थी इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही आपने बीच में उसमें के बीच में कुछ लगाया, तो बीच में कुछ लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, जो धारा है वो कुछ इधर हिस्सा चला जाएगा, कुछ हिस्सा उसका इधर आ जाएगा, तो बीच में से वो निकल जाएगी। अब बाद में देखोगे तो वो क्या होगी, दोबारा से फिर एक हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने उसको अलग अलग कर दिया था, उनके बीच में जो फोर्स था उसको तोड़ दिया था, लेकिन उनमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होने की वजह से वो दोबारा से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स जो है वो क्या करता है, पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है। और ये फोर्स जो है वो मैटर टू मैटर वेरी करता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वेरी करता है मैटर टू मैटर, वेरी मैटर टू मैटर, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, ठीक है। आगे स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें जानेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का है। जैसे अगर सिर्फ कुछ एक सॉलिड लें, उनके अंदर ही बात करें, जैसे हमने चौक ले लिया, हमने आइस क्यूब ले लिया, और एक हमने आयरन नेल ले ली, आयरन नेल। तो इनके अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो देखिए, इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाक को आप इजीली अपने हाथ से जो है वो तोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो आइस है उसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। चाक के लिए जितना फोर्स हमने लगाया है उतने ही फोर्स से आइस क्यूब जो वो ब्रेक नहीं होगा, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आयरन को तोड़ने के तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इवन अगर हम कोई हैमर वगैरह से भी इसको बीट करते हैं तब भी इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चौक के बीच में कम है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल हैं उनको ईजिली हम अलग कर पा रहे हैं, इसको तोड़ पा रहे हैं। जो आइस क्यूब है उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चौक से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा फोर्स इसको तोड़ने के लिए लगानी पड़ रही है। और जो आयरन नेल है उसके जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड है, ठीक है, जिनको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स जो वो लगाना पड़ता है, ठीक है। इवन काफ़ी फोर्स लगाने के बाद भी जो आयरन नेल है वो ब्रेक नहीं होती। तो इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैटर टू मैटर वेरी करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पार्टिकल ऑफ मैटर की। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी फिजिकल स्टेट्स। तो जो फिजिकल स्टेट्स हैं, जैसे फिजिकली मैटर जो वो 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई भी जो मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, तो मेनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर या जो उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है उसके ऊपर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड में या फिर गैस के अंदर। तो चलिए बात करते हैं पहले सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट यानी कि कोई भी सबस्टेंस जो है वो सॉलिड है, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं मार्कर है मेरे पास, ये सॉलिड है, ठीक है। ब्रिक्स, ईंटें वगैरह जो होती है अपने आसपास वो भी सॉलिड होती हैं, ठीक है। कॉपी, पेन, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये बोर्ड जो है वो भी सॉलिड है। तो इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। देखो सबका मास तो होता ही है मैटर का, इनमें सॉलिड में, लिक्विड में और गैस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो इनका क्या होता है, जो भी सॉलिड है हमारे पास, इनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड जो होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनका जो शेप और वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, यानी कि एक इनकी बाउंड्रीज होती हैं, फ्लो वगैरह नहीं करते। तो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम अगर है तो हम क्या कहेंगे, उसको सॉलिड कहेंगे। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड्स आर रिजिड,
सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी, रिजिड का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल या अनबेंडिंग, अनबेंडिंग जो बेंड नहीं हो सकता या जो फ्लेक्सिबल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आती है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी है सॉलिड की, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो अपनी जो शेप है उसको मेंटेन रखता है जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच इट रिटेन इट्स शेप, इसकी अपनी शेप को रिटेन करता है, वह सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। तो जब इसके ऊपर किसी भी सॉलिड के ऊपर बाहर से फोर्स लगाया जाता है, जैसे मार्कर है तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी तरह का, इस तरह से फोर्स लगा के इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो जब रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिसकी वजह से ये अपनी जो शेप है, जो सॉलिड होते हैं वो अपनी शेप है उसको मेंटेन करके रखते हैं, इसकी शेप जो वो चेंज नहीं होती। तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो वो काफ़ी हाई होता है। आगे पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, हाई डेंसिटीज, सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल यानी कि प्रेशर वगैरह अप्लाई करके इनकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि 3 स्टेट जो हम पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ही इनकी जो शेप है और वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। सॉलिड डज नॉट फिल द कंटेनर या वेजल कंप्लीटली, यानी कि जिस भी कंटेनर के अंदर या वेजल के अंदर सॉलिड्स को रखा जाता है उसको वो कम्प्लीटली फिल नहीं करते। ठीक है, उनका जो प्रॉपर या डेफिनेट वॉल्यूम जो होता है उसी को वो ऑक्यूपाई करते हैं, पूरा जो वेजल होता है उसके वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई नहीं करते। जैसे कि गैसेज होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस भी हम वेजल के अंदर उनको रखते हैं उसके पूरे वॉल्यूम को वो एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं करते क्योंकि उनकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है। तो इस तरह से सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से जो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमने पढ़ा कि पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। अब मैटर चाहे किसी भी प्रकार का, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, तो इनके अंदर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो सबसे कम होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, यानी कि इनके अंदर जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो कम होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को आप एक और तरह से कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है। तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है इन सॉलिड वो क्या होती है, मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। तो पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं होते, क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये है सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल आप इजीली दे सकते हो। सॉलिड जो हैं चेयर, टेबल, मार्कर, ब्रिक्स, स्टोन, माउंटेन्स। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें जो सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। चलिए स्टडी करते हैं नेक्स्ट जो स्टेट है फिजिकल स्टेट, दैट इज़ लिक्विड स्टेट।
नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास लिक्विड स्टेट। अब जैसे लिक्विड आप काफ़ी सारे देखते हो, मिल्क, वाटर, ऑयल, अल्कोहल, लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर उनकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, बट इनडेफिनेट शेप। उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। वो क्या करते हैं, दे एक्वायर द शेप ऑफ वेसल इन विच दे कैप्ट, यानी कि जिस भी वेजल के अंदर उनको रखा जाता है उसी की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे वाटर है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब वाटर को आप अलग अलग कंटेनर के अंदर अलग अलग वेजल में रख सकते हो। जैसे अगर आपने वाटर को ग्लास में रखा हुआ है तो उसकी शेप जो वो ग्लास के जैसी हो जाएगी। अगर आपने वाटर को बकेट के अंदर रखा हुआ है तो उसकी जो शेप है वो बकेट की जैसी हो जाएगी, बाल्टी की जैसी हो जाएगी। अगर आपने वाटर को जग के अंदर रखा हुआ है तो उसकी जो शेप है वो जग के जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेजल में आप क्या करते हो, किसी भी लिक्विड को लेते हो तो उसकी जो शेप है उसके जैसी हो जाती है। दे आल्सो डू नॉट फिल द वेजल कंप्लीटली, ठीक है। यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी जिस वेजल में आप रखोगे उसको कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी डेफिनेट एक वॉल्यूम जो है उनका डेफिनेट होता है। तो जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम वो वेजल का एक्वायर करते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनसे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, लेकिन गैसियस से ज़्यादा होता है, बट हायर देन गैसेज के जो पार्टिकल होते हैं उनके कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो ज़्यादा होता है, लेकिन सॉलिड से कम होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर आल्सो लेस देन सॉलिड बट हायर देन गैसेज। जो लिक्विड हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और जो गैसेज है उनसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वो सॉलिड से कम होता है और गैसियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा सॉलिड से कम है, गैसियस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पार्टिकल जो है वो मोशन के अंदर होते हैं। मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड पार्टिकल बट लोअर देन गैसियस पार्टिकल, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें सॉलिड से थोड़ा सा कम है, तो इसकी वजह से जो पार्टिकल हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट करने की वजह से ये क्या करते हैं, इनको जब भी हम किसी भी जैसे टेबल के ऊपर या किसी फ्लोर के ऊपर इनको गिरा देते हैं तो ये बहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी कि फ्लो करते हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो दीज शो फ्लूइडिटी, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स भी बोलते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, फ्लूइडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की और गैसेज की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कोई थोड़ा बहुत फोर्स वगैरह लगाते हैं तो उसकी वजह से इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तो इनको फ्लूइड्स भी बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। तो गैसेज भी फ्लूइड होते हैं और जो लिक्विड है वो भी क्या है, फ्लूइड्स हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड स्टेट की, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि वाटर जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है, ऑयल लिक्विड होता है, अल्कोहल लिक्विड होगा, मिल्क, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो काफ़ी सारी हमारे पास ऐसी
मैटर है जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैसियस स्टेट या गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, नाइदर डेफिनेट शेप नोर डेफिनेट वॉल्यूम। तो इनका जो शेप होता है वो भी डेफिनेट नहीं होता और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। जैसे एयर है, एयर जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो एयर जो है, या इससे बेटर एग्जांपल हम ले लेते हैं एलपीजी का, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिनको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं, कुकिंग गैस, और घरों में यूज़ भी करते हैं। तो घरों में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होती है, एलपीजी होती है। तो एलपीजी जो है वो सिलेंडर के अंदर जब रहती है तो उसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा होता है। उसका वॉल्यूम कितना होता है, जितना कि सिलेंडर का होता है। जैसे ही अगर हम वाल्व को ओपन कर देते हैं तो वो नली के द्वारा हमारे चूल्हे तक पहुंचती है। तो जैसे ही वो नली के अंदर एंटर करती है तो उसकी शेप कैसी हो जाती है, नली के जैसी हो जाती है, और उसका वॉल्यूम कैसा हो जाता है, कितना हो जाता है, जितना उसे नली का वॉल्यूम होता है। इसी तरह से अगर उसको हम एक रूम के अंदर जो सिलेंडर है उसको ओपन कर देते हैं तो थोड़ी सी गैस अगर उसमें से निकाल देते हैं तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक भी उसकी जो स्मेल है वो आपको मिलती है, यानी कि गैस के लीकेज का पता लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो गैस है वो क्या होती है, कुछ ही समय में पूरे रूम के अंदर फैल जाती है और पूरे रूम को कम्प्लीटली फिल कर देती है। तब उसका जो शेप है वो रूम के जैसा हो जाता है और उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा हो जाता है, रूम के वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। यानी कि जो गैसेज होती हैं फिल कम्प्लीटली द वेजल, जिस भी वेजल में या कंटेनर में हम उनको रखते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। अब कम्प्लीटली फिल करते हैं, उसके साथ में ही उसके पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में मोशन जो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। किसकी वजह से, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मिनिमम होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर ही होता है, ठीक है, बिल्कुल ही मिनिमम होता है। इसकी वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और उनके बीच में जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मूवमेंट ज़्यादा होता है, पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं और लगातार कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। तो गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, जिस वेजल में हम उसको पुट करते हैं उसकी वॉल्स के ऊपर वो क्या करती हैं, लगातार प्रेशर जो है एक्सर्ट करती हैं। अब इनकी भी शेप जो वो एक जैसी नहीं रहती, ये भी बहाव शो करती हैं। तो इसका मतलब दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। तो गैसेज भी क्या होती हैं, फ्लूइड्स होती हैं, बहाव शो करते हैं, ठीक है। दीज आर कंप्रेसिबल, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल, इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है कि इनका एक लार्ज वॉल्यूम जो अगर है उस लार्ज वॉल्यूम को एक छोटे वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है या रखा जा सकता है, ठीक है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। या काफ़ी सारी ऑक्सीजन को एक छोटे सिलेंडर में, जैसे हम एलपीजी रखते हैं उसी तरह से एक छोटे सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को या दूसरी जो गैसेज होती हैं उनको रखा जा सकता है बाय कंप्रेस करने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं गैसीय स्टेट की। तो एलपीजी की तरह ही एक और भी आप ध्यान रखना, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये व्हीकल्स वगैरह के अंदर व्हीकल्स को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोल के साथ साथ आजकल जो गाड़ियाँ हैं वो गैस के ऊपर भी चलती है। जो गैस कौन सी है चलाने के लिए यूज़ करते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये कुछ गैसीय स्टेट की प्रॉपर्टी हैं। गैसेज में जैसे एलपीजी, सीएनजी, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस, ठीक है, ब्रोमीन गैस। तो इस तरह की काफ़ी सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल आप इजीली दे सकते हो। तो ये थी हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो फर्दर जो पार्ट 2 इसका लेकर के आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।